गरीब मेहंदी वाली का लाजवाब लहंगा। एक समय की बात है, अंजलि, शिवानी और ज्योति तीनों ही बहुत अच्छी दोस्त थी। वे तीनों एक ही गांव में रहते थे और उनका बचपन भी एक साथ ही गुजरा था। और वक्त के साथ साथ तीनों ही बड़ी हो जाती है। जहां अंजलि बचपन से ही कपड़ों के अच्छे डिजाइन बनाती थी, वहीं शिवानी भी मेहंदी की बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन लगा देती थी। और उन दोनों को देखकर ज्योति के सर पे भी फैशन डिजाइनर का शौक चढ़ जाता है। अरे, मैं बनूंगी एक अच्छी फैशन डिजाइनर। और ये दोनों तो गांव की एक गरीब गवार लड़कियां हैं। इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ कि आगे की फैशन डिजाइनर का कोर्स कर सके। ज्योति के पिता एक बिजनेसमैन थे, इसलिए उसके पास बहुत पैसा था और इसी वजह से ज्योति में बचपन से ही बहुत ही ज्यादा घमंड था। और वहीं अंजलि और शिवानी बहुत ही गरीब थे, इसलिए वे लोग अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर नहीं जा सकते थे। वहीं ज्योति शहर जाकर एक बड़े से कॉलेज में फैशन डिजाइनर का कोर्स करने लगती है। ऐसे ही एक दिन अंजलि की माँ बबीता कहती है, बेटी अंजलि, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, इसलिए मुझे अब तेरे लिए लड़का ढूंढना होगा। नहीं माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मुझे तो अभी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। एक अच्छा फैशन डिजाइनर बनना है और शहर जाकर बहुत सारे पैसे भी कमाने हैं। अरे बेटी, ये सब अमीरों के चोचले हैं। हम गरीबों को ऐसा सपना देखने का हक नहीं है। तेरी दोस्त ज्योति अमीर है, इसलिए वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर गई है। लेकिन तेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह तुझे शहर भेज सके। तो क्या हुआ माँ, अगर इंसान के अंदर टैलेंट होना तो वह कहीं भी रहकर कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही उधर शिवानी गांव की एक शादी में औरतों को मेहंदी के डिजाइन लगा रही होती है। तभी एक औरत शिवानी से कहती है, अरे वाह शिवानी, तुम तो बहुत अच्छी मेहंदी की डिजाइन लगाती हो। थैंक यू चाची, आपको पता है मुझे मेहंदी के डिजाइन लगाना बहुत अच्छा लगता है। देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ी डिजाइनर बनूंगी और मेरे डिजाइन लाखों में बिकेंगे, लाखों में। अरे शिवानी, पर उन सब चीजों के लिए तो बहुत पैसा चाहिए होता है और तेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तभी तो तू चंद पैसों के लिए शादियों में मेहंदी लगाती हुई फिरती है। इसलिए मेरी मान, तो तू भी शादी कर ले। कब तक दूसरों की शादियों में मेहंदी लगाती फिरेगी। उन औरतों की ये बातें सुनकर शिवानी को बहुत बुरा लगता है। और अगले दिन जब अंजलि और शिवानी एक दूसरे से मिलते हैं तो वो कहती है, अंजलि, क्या हम जैसे गरीब लोगों के लिए डिजाइनर बनने का सपना देखना पाप है? क्या सिर्फ ज्योति जैसे अमीर लोग ही ये सपना देख सकती है, हम नहीं? ऐसे हिम्मत नहीं हारते शिवानी। देखना, एक दिन हम भी अपने सपनों की उड़ान भरेंगे, फिर हमें कोई नहीं रोक पाएगा। इतना कहकर दोनों अपनी मेहनत पर और भी ज्यादा काम करने लगते हैं। जहां अंजलि पुराने कपड़ों को काट काट कर नए डिजाइन बनाने लगती है, वहीं शिवानी भी मेहंदी के नए नए डिजाइन सीखने लगती है। और उधर ज्योति भी शहर के कॉलेज में डिजाइनिंग का कोर्स करती है। और यहाँ शहर में उसकी नई मॉडल लड़कियां दोस्त बन जाती है, जिस वजह से वो अंजलि और शिवानी को तो पूरी तरह से भूल ही जाती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और ज्योति का कोर्स पूरा हो जाता है और वो एक फैशन डिजाइनर बन जाती है और शहर के एक बड़ी सी कंपनी में उसकी जॉब लग जाती है। वहीं अंजलि की माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है, जहाँ डॉक्टर उससे कहते हैं, आपकी माँ की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है, इसलिए इनके ऑपरेशन के लिए आपको जल्द से जल्द 5 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा, वरना इनकी जान बचाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। 5 लाख? पर डॉक्टर साहब, हम गरीब लोग इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? देखिए, इनमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन आपको अपनी माँ की जान बचाने के लिए 5 लाख रुपए तो देना ही पड़ेगा। यह सुनकर अंजलि बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं ज्योति एक फैशन शो के लिए अपने फ्रेंड का लहंगा डिजाइन करने लगती है, लेकिन ज्योति के अंदर टैलेंट से ज्यादा पैसों का घमंड था, इसलिए उसका किसी भी काम में इतना मन नहीं लगता था। और उसके इस डिजाइन को देखकर उसके बॉस महेश भाटिया कहते हैं, ये तुमने क्या डिजाइन बनाया है? ऐसे डिजाइन तो पुराने जमाने में भी नहीं चलते थे। मुझे अपने शो के लिए एक ब्रांडेड और यूनिक डिजाइन चाहिए, इसलिए तुम अपने काम पर सही से ध्यान दो।
ये सुनकर ज्योति मुश्किल में पड़ जाती है और कहती है, अरे अब मैं इस शो के लिए नए नए डिजाइन कहाँ से लाऊं? मेरे दिमाग में तो इस समय कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है। ऐसा करती हूँ, कुछ दिनों के लिए गांव चली जाती हूँ, मेरा थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर वापस आकर ड्रेस डिजाइन कर लूंगी। इतना बोलकर ज्योति वापस अपने गांव जाने की सोचती है, लेकिन ज्योति अब पहले से ज्यादा मॉडल हो गई थी। उसने अपने शरीर पर कई जगह टैटू बनवा लिए थे और वह गांव पहुंचते ही छोटे छोटे कपड़े पहनकर पूरे गांव में घूमने लगती है, जहां हर कोई उसको देख रहा होता है। अरे ये गांव के गवार लोग तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे उन्होंने कभी लड़की ही नहीं देखी। अरे मुझे तो घिन आती है इन लोगों से। वहीं ज्योति के घर आने की खबर सुनकर अंजलि और शिवानी उससे मिलने जाती है। अरे ज्योति, कैसी है तू? और तूने हमें बताया क्यों नहीं कि तू शहर से वापस आ रही है? हम तुम्हें स्टेशन पर लेने आ जाते ना। तुम लोगों को बताकर भी क्या फायदा? तुम लोग कौन सा मुझे एरोप्लेन से लेने आते? अच्छा तो छोड़ ये सब बातें और बता, तेरा काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, क्योंकि शहर के बड़े से डिजाइनर कंपनी में मैं काम करती हूँ और महीनों का लाखों कमाती हूँ। अरे वाह, फिर तो तेरी लाइफ सेट है यार। अच्छा ज्योति, मैंने भी एक लहंगे का बहुत ही सुंदर मॉडर्न डिजाइन बनाया है। तुमने? वो भी मॉडर्न डिजाइन? तुम्हें पता भी है मॉडर्न किसे कहते हैं? और शिवानी, तू अभी भी तुम घिसी पिटी मेहंदी लगाती होगी ना? हाँ तो अरे तुम लोगों को पता है कि आजकल मेहंदी का जमाना नहीं बल्कि टैटू का जमाना है, टैटू का। ये देखो, मैंने इतने सारे टैटू बनवा रखे हैं। इस तरह ज्योति उन दोनों का बहुत मजाक उड़ाती है और उन दोनों को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बचपन की दोस्त जब हम लोगों के बारे में ऐसा सोचती है तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन फिर भी अंजलि अपने द्वारा सिले हुए लहंगे को ज्योति को दिखाती है और कहती है, ज्योति जरा बताओ तो कैसा लग रहा है ये? क्या तुम हमारे इस लहंगे के डिजाइन को शहर ले जाकर अपने बॉस को दिखाओगी? क्योंकि मुझे इस समय पैसों की बहुत जरूरत है। वहीं लहंगे का डिजाइन देखकर ज्योति हैरान हो जाती है और मन ही मन कहती है, अरे ये गांव की गबर अंजलि इतने अच्छे डिजाइन कैसे बना सकती है, और वो भी एकदम न्यू डिजाइन। उसी समय अंजलि फिर से कहती है, क्या हुआ ज्योति, तुम्हें पसंद नहीं आया? तुम्हें पता है इसके ऊपर का डिजाइन शिवानी ने बनाया है और नीचे का डिजाइन मैंने। हाँ हाँ ठीक है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। ये सुनकर शिवानी और अंजलि दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद इस लहंगे के डिजाइन को देखकर शहर में उसकी भी अच्छी नौकरी लग जाएगी। लेकिन ज्योति के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो उस लहंगे को अपने बॉस के पास लेकर जाती है और कहती है, सर ये देखिए, इस वाले लहंगे का डिजाइन देखिए, कैसा लग रहा है? इस लहंगे को मैंने बनाया है। उस लहंगे के डिजाइन को देखकर उसका बॉस कहता है, अरे वाह, यही डिजाइन तो चाहिए था मुझे। अब इस फैशन शो में यही बनेगा मेरा असली ब्रांड। यह सब करके ज्योति को जो चाहिए था वो तो उसको मिल जाता है। लेकिन गांव में अंजलि और शिवानी ज्योति के फोन का इंतजार करते हैं। अरे पता नहीं क्यों ज्योति ने कॉल ही नहीं किया। चलो मैं उसे एक बार कॉल करके देखती हूँ। इस तरह अंजलि ज्योति को फोन करती है, लेकिन ज्योति अंजलि का फोन नहीं उठाती है। उसी समय शिवानी कहती है, अंजलि इसका कोई फायदा नहीं है, ज्योति हमें पूरी तरह से भूल चुकी है। अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो हमारे लहंगे का डिजाइन लेकर गई है। अब तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, चलो हम भी शहर चलते हैं। अंजलि और शिवानी पैसा मिलाकर शहर जाने की तैयारी करने लगती है और कुछ ही दिनों में वे लोग शहर पहुंच जाते हैं और ज्योति की बताई हुई कंपनी को ढूंढने लगती है, क्योंकि बातों ही बातों में ज्योति ने उन दोनों को अपनी कंपनी का नाम बता दिया था। तभी वह एक बिल्डिंग के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अरे हाँ शायद यही बिल्डिंग है, चलो अंदर चलकर देखते हैं। इतना कहकर दोनों अंदर चले जाते हैं और वह देखते हैं कि ज्योति उनके लहंगे के जैसे एक और लहंगा बनाने की कोशिश कर रही होती है। उसी समय अंजलि कहती है, अरे ज्योति यह तो मेरा बनाया हुआ लहंगा है, इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया और यहाँ बैठकर आराम से मेरे लहंगे की कॉपी तैयार कर रही हो। अरे तुम जैसे गांव के गवार लोगों के अंदर इतना टैलेंट कहाँ जो ऐसा लहंगा का डिजाइन बना सके? इसलिए ये लहंगा मैंने डिजाइन किया है, समझी?
इतना कहकर वो तीनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। उसी बीच उसका बॉस आकर कहता है, देखो मुझे नहीं पता कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसलिए इस बात को साबित करने का सिर्फ एक ही तरीका है। कल यहाँ पर एक फैशन शो है, इसलिए तुम दोनों फिर से एक लहंगा का डिजाइन तैयार करो और अपने मॉडल के साथ कल यहाँ आ जाना, उससे अपने आप सच सामने आ जाएगा। यह सुनकर शिवानी कहती है, हम इतनी जल्दी लहंगा डिजाइन कैसे बना पाएंगे अंजलि? हिम्मत मत हारो शिवानी, हमें कोशिश करनी होगी, वरना वो ज्योति हम लोगों को झूठा साबित कर देगी। इतना कहकर अंजलि और शिवानी पूरी रात बैठकर लहंगा डिजाइन करने लगती है और सुबह तक लहंगा पूरी तरह से तैयार हो जाता है और मॉडल के बदले अंजलि उस लहंगे को पहनकर ऑफिस के बाहर पहुंच जाती है। लेकिन उसी समय एक आदमी हाथ में ब्लेड लिए हुए अंजलि के बगल से गुजरता है, जिसकी वजह से अंजलि का लहंगा कई जगह से कट जाता है और यह काम भी ज्योति नहीं करवाया था। अब आया ना मजा, चली थी मुझसे बराबरी करने। हम हार गए शिवानी, तो सही कहती थी, हम गरीबों को सपने देखने का कोई हक नहीं है। अंजलि तू चिंता मत कर, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं तेरे कटे हुए लहंगे पर मेहंदी से बहुत सुंदर डिजाइन बना देती हूँ। इतना कहकर शिवानी अंजलि के शरीर पर मेहंदी से डिजाइन बना देती है और उसी तरह अंजलि फैशन शो में चली जाती है और उसे इस तरह के लहंगे के यूनिक डिजाइन में देखकर हर कोई चौंक जाता है और इस तरह से अंजलि वो फैशन शो जीत जाती है और ज्योति के बॉस को भी उन दोनों पर यकीन हो जाता है और वह उन दोनों को अपनी कंपनी में एक बहुत ही अच्छा जॉब दे देता है और ज्योति को झूठ बोलने की वजह से जॉब से निकाल दिया जाता है और उस दिन के बाद से ज्योति को किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिलती है और वहीं अंजलि शहर में अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवाती है और अपनी माँ के साथ शहर में खुशी खुशी रहने लगती है। बीरपुर गांव में यशोदा अपनी बेटी स्वीटी के साथ रहती थी। यशोदा अपनी बेटी स्वीटी से बहुत प्यार करती थी। स्वीटी के पिता के गुजर जाने के बाद यशोदा ने कभी स्वीटी को पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। वो स्वीटी की हर ख्वाहिशें पूरी करती। यशोदा ने स्वीटी का दाखिला भी गांव से दूर शहर के महंगे और अच्छे स्कूल में करवाया था। यशोदा एक दर्जी थी। सिलाई ही उसके कमाई का एकमात्र जरिया था, जिससे वो अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशें पूरी करने की हमेशा कोशिश करती थी। एक बार संडे की छुट्टी पर स्वीटी घर आई थी। माँ, अगले महीने से मेरा एग्जाम है, तो अब मैं वहीं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करूँगी। अब एग्जाम के बाद ही घर आऊँगी। आप अपना ध्यान रखना। और हाँ, मेरे कपड़े भी पुराने हो चुके हैं, तो कुछ पैसे कपड़े के लिए भी भेज देना। चिंता मत करो स्वीटी बेटी, मैं भिजवा दूंगी। तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है बेटी, अपना ख्याल रखना। ज्योति के चले जाने के बाद यशोदा अपने सिलाई के कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। 1 महीने से भी ऊपर हो चुका था, लेकिन स्वीटी इस बार अपनी माँ से मिलने घर नहीं आई। यशोदा को ज्योति की बहुत ही फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उससे मिलने शहर उसके कॉलेज में चली जाती है, जहाँ देखती है स्वीटी अपनी दोस्तों के साथ पार्क में बैठी थी। अपनी माँ को अपने पास आते देख वो जल्दी से उठकर अपने माँ के पास आकर बोली, माँ, आप यहाँ क्यों आ गई? जल्दी से यहाँ से बाहर चलो। मैं आपसे यहाँ सबके सामने बात नहीं कर सकती। पर क्यों बेटा, मैं भी तो देखूं, आखिर मेरी बेटी कहाँ रहती है, कहाँ पढ़ती है और उसके दोस्त लोग कैसे हैं? माँ, क्यों मेरी बेइज्जती करवाना चाहती हो? आप देख रही हो यहाँ सब लोग अच्छे घर से हैं और सबके मॉम डैड अच्छे बिजनेस करते हैं। आप सबके सामने ऐसे फटे पुराने कपड़े में आ गई, फिर सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। देखो, आप बुरा मत मानो, अभी आप यहाँ से घर चली जाओ। मेरी छुट्टी होते ही मैं आपसे मिलने घर आती हूँ, आप जाओ। यह सुनकर कुंती उदास मन से घर लौट जाती है। उधर स्वीटी की फ्रेंड्स उससे पूछती है, हे राखी, ये औरत कौन थी और तुम मुझसे
क्या बातें कर रही थी? वो तो दिखने में काफी गरीब लग रही थी। तुम्हारी माँ थी क्या? वो कोई नहीं थी। अरे वो औरत रास्ता भूल गई थी और गलती से इधर आ गई बेचारी, तो उसे मैं रास्ता बता रही थी। सो सैड यार, मुझे तो बहुत परेशान लग रही थी। लगता है उनके बच्चे नहीं हैं, तभी तो बेचारी अकेले इधर उधर भटक रही है। अच्छा स्वीटी, अब मैं चलती हूँ। आज मेरी मॉम अमेरिका से मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट और ड्रेसेज लेकर आई है। मैं जा रही हूँ। बाय बाय सोनिया। उधर यशोदा घर आकर अपने पति के तस्वीर के सामने खूब रोती है। देख रहे हो ना जी आपकी लाडली को, कैसे अब उसे सबके सामने माँ कहने में शर्म आ रही है। अगर आप जिंदा होते तो मुझे आज यह दिन कभी नहीं देखना पड़ता। उधर अगले दिन कॉलेज में सोनिया स्वीटी से कहती है, स्वीटी मेरी शादी फिक्स हो गई है और तुम सबको मेरे सारे फंक्शन अटेंड करने होंगे। क्यों नहीं, जरूर अटेंड करूंगी तुम्हारे सारे फंक्शन। आखिर मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। ठीक है, कल हल्दी है, परसों मेहंदी और फिर शादी। और मेरी सारी सहेलियों को तीनों फंक्शन में अलग अलग लहंगे पहनकर आना है। हल्दी पर पीला, मेहंदी पर हरा और फिर शादी में लाल। मंजूर है ना सबको? सभी सहेलियां हाँ में हाँ मिलाती है। लेकिन ये सब सुनने के बाद स्वीटी लहंगे को लेकर थोड़ा सोच में पड़ जाती है। घर आने के बाद स्वीटी परेशान होकर घर में इधर उधर चल रही थी। उसे देखकर उसकी माँ बोली, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं काफी देर से देख रही हूँ, जब से आई हो परेशान हो, क्या बात है? माँ, मेरी सहेली सोनिया की शादी है और तीनों फंक्शन में 3 अलग अलग रंग के लहंगे पहनकर जाना होगा। लेकिन 3 क्या, मेरे पास तो एक भी लहंगे नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे जाऊँ। मेरी माँ तो मुझे एक लहंगा तक नहीं दिला सकती। मेरे लिए ये कितनी शर्म की बात है। अपनी बेटी की इस तरह की बातें सुनकर यशोदा को बहुत बुरा लगता है। नहीं नहीं मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए 3 लहंगे बना दूंगी। बस मुझे एक दिन का समय दो। ठीक है माँ, मैं समय देती हूँ, पर मुझे कल ही लहंगा चाहिए क्योंकि सोनिया की शादी में सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। यशोदा बहुत ही दुविधा में पड़ जाती है। उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थी कि वह उसके लिए कपड़े लाकर खुद ही लहंगा सिल दे। वह अपने पति के तस्वीर के आगे बैठकर बोलती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी बेटी के लिए 3 अलग अलग लहंगे ले पाऊँ। मैं क्या करूँ जी? कैसे आपकी बेटी की जिद को पूरा करूँ? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। इतना बोलकर यशोदा सोचते सोचते वहीं सो जाती है। तभी उसके सपनों में उसके पति आकर बोलते हैं, यशोदा, काली पहाड़ी के पीछे एक जादुई लहंगे का खेत है। तुम वहाँ से लहंगे लाकर अपनी बेटी को दे सकती हो। तभी यशोदा की आंखें खुल जाती है। वह उठते ही काली पहाड़ी की तरफ चल देती है। तभी उसे वहाँ एक लहंगों का खेत मिलता है। यशोदा लहंगों का खेत देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी उसमें से 3 लहंगे तोड़कर अपनी बेटी स्वीटी के लिए ले जाती है। वो सारे लहंगे लाल रंग के होते हैं। स्वीटी बेटी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए लहंगे लेकर आई हूँ। यह सुनकर स्वीटी बाहर आती है और देखती है तीनों लहंगे लाल कलर के हैं। देख बेटा, ये तेरा 3 लहंगे का इंतजाम हो गया। क्या माँ, जब लाना ही था तो 3 अलग अलग लहंगे लाते। ये एक जैसे लहंगे का मैं क्या करूँगी? मैंने आपसे कहा था 3 अलग अलग फंक्शन में अलग अलग कलर के लहंगे पहनने होंगे। ये सब तो लाल रंग का है, हरा और पीला कहाँ है? तभी एक चमत्कार हुआ। दूसरा लहंगा पीला और तीसरा लहंगा हरा कलर में बदल जाता है। यह देखकर यशोदा और स्वीटी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वाह माँ, ये लहंगे तो जादुई हैं। आपको ये लहंगे कहाँ से मिला?
ये लहंगे तेरे पिताजी ने जादुई खेत के द्वारा तेरे लिए भिजवाए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि ये लहंगे जादुई हैं। अब तू जा और लहंगे पहनकर तैयार हो जा। उसके बाद स्वीटी पीला लहंगा पहनकर सोनिया के हल्दी के रस्म में जाती है। लहंगा पहनकर स्वीटी बहुत ही सुंदर लग रही थी। फंक्शन में सबकी नजर स्वीटी पर ही थी। यह देखकर स्वीटी को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। वैसे ही मेहंदी वाले दिन भी स्वीटी हरा रंग का लहंगा पहनकर जाती है। अरे ये देखो, आ गई इस फंक्शन की असली जान। स्वीटी, तू तो लहंगे में एकदम अलग लग रही हो। हल्दी के फंक्शन में भी सब तुम्हें ही देख रहे थे और आज भी सब दुल्हन को छोड़ तेरे आने के इंतजार कर रहे थे। बहुत ही अच्छी लग रही हो। थैंक यू रिया। वैसे ये लहंगा तुमने कहाँ से लिया? ये लहंगा तो मेरी माँ ने मुझे दिलवाया। तभी उधर से सोनिया भी आ जाती है और स्वीटी से बोलती है, तुम बहुत ही खुश नसीब हो स्वीटी, जो तुम्हें इतनी प्यारी माँ मिली है जो तुम्हारे हर खुशी का ख्याल रखती है। लेकिन मेरी माँ को देखो, आज उसकी बेटी की शादी है, लेकिन आज भी उन्हें काम से छुट्टी नहीं है कि मेरी शादी में आ सके। उन्होंने मुझे हर चीज दी, जो मांगा सब दिया, लेकिन उन्होंने कभी मुझे अपना प्यार और समय नहीं दिया। उनकी कमी मेरी जिंदगी में हमेशा से हो रही है। बट यू आर सो लकी स्वीटी। सोनिया की यह बात सुनकर स्वीटी को अपनी माँ के प्यार का एहसास होता है। फंक्शन खत्म होने के बाद वह अपने घर जाकर अपनी माँ से बोलती है, माँ आप बहुत ही अच्छी हो, मुझे माफ कर दो। माँ, आपके दर्जी और गरीब होने पर मैंने हमेशा खुद को छोटा माना, लेकिन मैं तो बहुत अमीर हूँ क्योंकि मेरे पास माँ की दौलत है। क्या हुआ पागल, किसी ने कुछ कह दिया क्या तुमसे? नहीं माँ, पिता के गुजर जाने के बाद भी आपने बचपन से ही हमेशा मेरे सामने मेरी ढाल बनकर खड़े रहे। मेरी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिए और बदले में मैंने क्या किया? खुद के बड़े होते ही आपको अपनी माँ कहने में भी खुद को शर्मिंदगी महसूस की। मुझे माफ कर दो माँ। अब आप कल मेरे साथ सोनिया की शादी में चलोगे? नहीं बेटी, मेरे पास एक भी अच्छे कपड़े नहीं है पहनने को। तुम इतनी सुंदर लगोगी और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम अकेली ही चली जाना। यह कैसी बातें कर रही हो माँ? आप मेरी माँ हो और आप मुझे हर रूप में स्वीकार हो। आपको कल मेरे साथ चलना होगा और हाँ, मैं आपको अपने सारी सहेलियों से भी मिलवाना चाहती हूँ। अगले दिन सोनिया के शादी में जाने के लिए स्वीटी लाल रंग का लहंगा पहनकर बिल्कुल तैयार थी। उसकी माँ भी साफ कपड़े पहनकर तैयार हो गई थी। माँ को देखकर स्वीटी कहती है, मुझे गर्व है कि आप मेरी माँ हो और मैं आपकी बेटी हूँ। मुझे आप इन कपड़ों में भी दुनिया की सबसे सुंदर औरत लग रही हो। स्वीटी के इतना कहते ही उसकी माँ बहुत ही खूबसूरत महिला में बदल जाती है। ये देखकर यशोदा बहुत हैरान होती है। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं माँ, ये हकीकत है। क्या आप भूल गई? ये लहंगा सुंदर होने के साथ जादुई भी है। हाँ हाँ, अब चलो। उसके बाद स्वीटी अपनी माँ यशोदा के साथ अपनी सहेली सोनिया की शादी में आती है और सबसे अपनी माँ को मिलवाती है। दोस्तों, आज मैं आप सबको अपनी माँ से मिलवाती हूँ। ये मेरी माँ है। इन्होंने ही मुझे बचपन से पाला पोसा, इस लायक बनाया और हाँ, ये सब मेरी माँ ने सिलाई करके ही की। आंटी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। काश मेरी माँ भी आप जैसी होती। दिल छोटा मत करो सोनिया। मेरे लिए जैसे स्वीटी मेरी बेटी है, वैसे ही तुम सब भी हो। शादी में तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। और इस तरह सब खुशी खुशी सोनिया की शादी एंजॉय करते हैं।